जयपुर के चौमू से है, जहां महार कला मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर पैंथर दिखाई दिया है। सामोद के मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर पैंथर दिखने से हड़कंप मच गया है। सावन मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। लोगों ने पैंथर का वीडियो बनाकर प्रशासन को इसकी सूचना दी है। वन विभाग ने आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया। वन विभाग के कर्मचारियों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। पहले भी कई बार पैंथर का मूवमेंट यहां पर हो चुका है, लेकिन सुरक्षा संसाधनों की कमी यहां पर देखी गई। वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। श्रद्धालुओं से अकेले नहीं जाने और वन्य जीव से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। तो जयपुर के चौमू से खबर है, जहां पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर पैंथर का मूवमेंट हुआ है। मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर पैंथर दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया है। सावन मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि पहले भी कई बार इस इलाके में पैंथर का मूवमेंट हो चुका है, लेकिन सुरक्षा के यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। श्रद्धालुओं से अकेले नहीं जाने और वन्य जीव से दूरी बनाए रखने की प्रशासन ने अपील की है। तो जो जयपुर के चौमू से ये खबर है, जहां पैंथर का मूवमेंट हुआ है। महार कला मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर पैंथर दिखाई दिया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सामोद के मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर पैंथर दिखने से हड़कंप मच गया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता डीके मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। डीके, मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर पैंथर देखा गया है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। ऐसे के साथ प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर सामने आई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार पैंथर देखा गया, कई बार इस जगह पर पहले भी पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया है। क्या कुछ जानकारी? जी साक्षी, बताना चाहूंगा, सामोद क्षेत्र के मारकला स्थित परिचित मालेश्वर धाम की पहाड़ी पर पैंथर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। सावन मेले के दौरान मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच पहाड़ी क्षेत्र में पैंथर नजर आने की सूचना से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं पैंथर दिखाई देने के बाद कुछ लोगों ने मोबाइल फोन से उसका वीडियो भी बनाया और इसकी सूचना प्रशासन व जी बहुत बहुत शुक्रिया डीके। आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर के चौहटन से खबर है, जहां धनाऊ जलदाय विभाग परिसर शराबियों का अड्डा बन गया है। धनाऊ जलदाय विभाग परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली है। सरकारी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर इसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। परिसर में असामाजिक तत्वों के जमावड़े की आशंका, सफाई और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की यहाँ पर मांग की गई है। स्थानीय लोगों ने विभाग से कार्रवाई की मांग उठाई है। तो बाड़मेर के चौहटन से बड़ी खबर है, जहां जलदाय विभाग शराबियों का अड्डा बन गया है। तो स्थानीय लोगों ने विभाग से कार्रवाई की मांग की है। तो जलदाय विभाग में शराब की खाली बोतलें देखी गई है, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश है। सरकारी कार्यालय में शराब की बोतलें पाई गई हैं। जलदाय विभाग में शराब कौन पी रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों ने विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो जलदाय विभाग शराबियों का अड्डा बना है। जलदाय विभाग परिसर में शराब की बोतलें पाई गई। अब इस पूरी घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जलदाय विभाग में शराब कौन पी रहा है। तो बाड़मेर के चौहटन से बड़ी खबर है, जहां जलदाय विभाग परिसर में शराब की खाली बोतलें पाई गई है, जिसके बाद जलदाय विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार विभाग से कार्रवाई की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लुम्बाराम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। लुम्बाराम, जलदाय विभाग की जो तस्वीरें सामने आई है वो अपने आप में काफी सारे सवाल खड़े करती है। जलदाय विभाग जो सरकारी कार्यालय है, वहां पर शराब की बोतलें पाई जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकारी कार्यालय में शराब कौन पी रहा है, कहाँ से बोतलें आई हैं? जी बिल्कुल, ये जो शराबी है वो लोग कुछ दिन पूर्व चौहटन के तहसील के अंदर भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी और आज फिर जलदाय विभाग धनाऊ के पास भी ऐसी तस्वीरें सामने आना एक बहुत बड़ा विषय खड़ा होता है कि सरकारी कोर्ट के अंदर इस तरह शराब माफिया का अड्डा बना हुआ है। लेकिन प्रशासन कोई अभी तक इस पर शुभ नहीं ले रहा है।
जी, क्या कुछ जानकारी सामने आई कि शराब पीने वाले कौन है, किस तरीके से ये गंदगी, और ग्रामीणों में भारी आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है, तो ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ मांग की गई है? ग्रामीणों की तरफ से ये की गई है, अगर कार्यालयों में भी इस तरह शराब के अड्डे बन गए तो फिर आम जन का क्या होने वाला है। इसलिए बहुत बड़ा भय है एक तरह का कि तहसील हो या जलदाय विभाग हो, वहाँ पर शराबियों का अड्डा बना हुआ है। जी जी, अब देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया लुम्बा राम इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाड़मेर के चौहटन से बड़ी खबर है, जहां जलदाय विभाग शराबियों का अड्डा बना है। जलदाय विभाग से शराब की खाली बोतलें दिखी है, जिसमें ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। धनाव जलदाय विभाग परिसर का ये पूरा मामला है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर ब्यावर से है। ब्यावर में श्री सीमेंट परिसर में चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर विवाद गहरा हो गया है। गुरुवार को कंपनी की तीनों मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियनों बीएमएस, इंटक और एटक ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कुछ नेताओं द्वारा कथित रूप से की गई आपत्तिजनक बयानबाजी का विरोध जताया है। प्रेस वार्ता में यूनियन पदाधिकारियों के साथ फैक्ट्री के आसपास के राजस्व गांवों के सरपंच, पंच और ग्रामीण प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। यूनियनों ने आरोप लगाया है कि धरने के दौरान जनप्रतिनिधियों और श्रमिक संगठनों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे सामाजिक सौहार्द और श्रमिक माहौल प्रभावित हो रहा है। इंटक अध्यक्ष दिनेश शर्मा, एटक अध्यक्ष इस्माइल काठात और बीएमएस अध्यक्ष शंकर सिंह लगेत ने जिला प्रशासन, पुलिस और श्री सीमेंट प्रबंधन से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही संभव है और किसी भी प्रकार के तनावपूर्ण माहौल से बचना सभी की जिम्मेदारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु दत्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। विष्णु, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा मामला है क्या और आपस में किसने किसके खिलाफ क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, ये समझना बेहद जरूरी है। किसने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है और क्यों किया है? मैं बताना चाहूंगा साक्षी, जिस तरह का जो मामला है, आखिर में श्री सीमेंट के आसपास के लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर, उन लोगों के यहाँ पर जो श्री सीमेंट का गंदा पानी है, ये जो केमिकल का पानी है, वो उनके तालाबों में, कुओं में, बावड़ियों में जा रहा है। उसके पहने से काफी लोग परेशान हो गए और वहाँ पर उनको कई तरह की बीमारियां हुई है। उसके अलावा रात्रि के अंदर जिस तरह से वो साफ सफाई करते हैं और सुबह तक जाकर वहाँ पर सीमेंट की जो कण है वो उनके वहाँ पर उनके छतों पर जाकर वो जम जाते हैं और स्थिति इतनी बदतर है कि वहाँ पर कोयले के और वहाँ पर आम लोगों का आना जाना जीना दुर्भर हो चुका है। स्थिति इतनी विकट है कि वहाँ पर ग्रामीणों को आखिर अपना एक ये धरना प्रदर्शन शुरू करना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्मचारी, जो नेता हैं, जो संगठन है, जो जिसमें बीएमएस है, एटक है और इंटक है, इन यूनियन के नेताओं ने वहाँ पर अपनी बातों को रखा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे निमटती नजर नहीं है। इसी के बाद में लेकर इन ग्रामीणों ने अपना ये मोर्चा खोला। इस बीच में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो एक नेता है अभिषेक सिंह चौहान, जिन्होंने पहले यहाँ पर एक चुनाव लड़ने के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मसूदा विधानसभा से उनको कुछ टिकट भी मिल गया था, लेकिन रातों रात हाथों हाथ उनका 2 घंटे के बाद में टिकट कट गया था। वही नेता उन्होंने आकर वहाँ पर इन ग्रामीणों की समर्थन में अपना वक्तव्य जारी किया और उन्होंने ये कहा कि जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और उन्होंने आगामी 20 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन करने की भी बात कही है, जो देखने वाली बात होगी। इससे पहले उन्होंने जो ग्रामीण, जो यहाँ के जो नेता हैं, उन लोगों को जरूर ये बताया, जो सरपंच है, नेता हैं, कि आखिर में कहीं ना कहीं जो यूनियन लीडर्स हैं वो लोग अपनी बातों को पूरी तरह से नहीं रखते हैं, वो अपनी दाल रोटी सेकते नजर आते हैं। उनके ऊपर ऐसे भद्दे शब्दों का भी जो प्रयोग किया, जो मैं अपने चैनल पर बोलना उचित नहीं होगा दर्शकों के सामने,
तो इस तरह की बातें थी जो अपने आप में एक गंभीर बात थी और इसको लेकर उन्होंने अपना ये प्रदर्शन शुरू किया। और इन्होंने जो मोर्चा खोला, इन्होंने सरपंचों ने और जो तीनों यूनियन के लीडर ने वो इसी बात को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि कम से कम वो अपना प्रोटेस्ट करें, बट लेकिन इस बात को लेकर के वो नेताओं के खिलाफ या पंच सरपंचों के खिलाफ आपत्तिजनक और इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें। साक्षी जी विष्णु, जो आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात कही गई है, क्या ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी यहाँ पर की गई है कि क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि अगर वो बताना संभव है तो आप प्लीज बताइए कि किस तरीके की बात यहाँ पर की गई है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? जहाँ से मैं बताना चाहूंगा उनको गुंडा और वो कहना कुत्ता और इस तरह की जो बातें हैं और भी कई गंभीर बातें जो कही है जो वो बोलना चैनल पर उचित नहीं होगा। और दर्शकों के सामने अपना जो चैनल है कहीं न कहीं लोगों की समस्याओं को उठाता रहा है और इस बात को लेकर प्रभावी रूप से कार्यवाही करता रहा है और इसी का परिणाम है कि हमारा चैनल एक जो प्रभावी रूप से काम करता रहा। उनके लिए इस तरह की बातों का जो भद्दी बातें हैं उनका बोलना उचित नहीं होगा। जी विष्णु, इस पूरे मामले पर श्री सीमेंट की ओर से क्या रुख अपनाया गया है और अपनी तरफ से क्या बात रखी गई है? एक्चुअली मैं इस सारे मामले में जब मैं सीमेंट के अधिकारियों से पक्ष जानने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो गार्ड हैं या फिर उनके कर्मचारी हैं वो कहीं भी बोल नहीं रहे, वो अपनी चुप्पी साधे में है। और आखिर स्थिति ये है कि वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से अपनी चुप्पी साध कर अपने इन्हें इंटक एटक और BMS इन लीडर इनके नेताओं को थोड़ा आगे करके इनके समर्थन में बुलाने की बात की जा रही है। जी विष्णु, आप बता रहे हैं कि काफी आपत्तिजनक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। काफी गंभीर ये बात हो जाती है कि क्या कोई इतनी गंभीर इतने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कैसे कर सकता है और ये मामला और गंभीर इसके बाद हो जाता है? और बताना चाहूंगा, अगर मेरा ये मानना है कि अगर इन्होंने कोई आपत्तिजनक शब्द कहे भी हैं तो अब तक भारतीय जनता पार्टी, मजदूर संघ और एटक और एटक इन लोगों ने अपने इन जिसने ये आपत्तिजनक शब्द कहे हैं उनके खिलाफ अब तक मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? और क्या लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर अपनी बातों को रखने का अधिकार उनका नहीं है? और इसी बात को लेकर वो ग्रामीण है वो एकजुट होकर वहाँ पर जुटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत अपनी समस्याओं को उठा रखा है और हम ही चाहते हैं कि हमारी इस समस्या के जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ब्यावर से खबर है जहां लगातार श्री सीमेंट कंपनी विवादों में है। ब्यावर में श्री सीमेंट फैक्ट्री पर धरना विवाद। कॉमनवेल्थ गेम्स में 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी का अपने गृहनगर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। परिवार, पड़ोसियों और परिचितों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया है। सेवक चिकित्सा संघ के डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी ने माला पहनाकर अरुंधति का सम्मान किया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद पहली बार घर पहुंची अरुंधति का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्वागत समारोह के दौरान उन्होंने परिवार और शुभ चिंतकों के साथ जमकर डांस किया और अपनी खुशी साझा की। पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल रहा और लोगों ने उनके इस उपलब्धि पर गर्व जताया। तो कोटा की बेटी का अपने गृह नगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। गोल्ड मेडल जीतने वाली अरुंधति कोटा पहुंची जहां परिवार ने, पड़ोसियों ने, परिचितों ने जोरदार स्वागत किया है। माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया है। साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। तो जश्न के बीच अरुंधति ने जमकर डांस भी किया है। और अब आपको सीधे राजधानी जयपुर से तस्वीरें दिखाते हैं जहां मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो डिपार्टमेंट है ये सारे प्रोटोटाइप हैं आपके, ये सारे एक सैंपल्स हैं। ये डिज़ाइन भी देते हैं, ये मटेरियल भी देते हैं इंडिविजुअल्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, ताकि वो अपनी तरफ से ऐसे डिज़ाइंस और बना पाएं और फिर उनको मार्केट कर पाएं। मार्केट करने के लिए भी सरकार ने ONDC बनाया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। उस पर बिना किसी खर्चे के वो एक तरह से वर्चुअल शॉप उसके ऊपर लगा सकते हैं।
तो दुनिया भर में उनका जो प्रोडक्ट है वो देखा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ के जो प्रतिस्पर्धा अवार्ड दिए गए हैं उनको, और खासतौर से देखने को मिला कि यहाँ पर भी जो सम्मानित थे वो सभी ओल्ड जनरेशन के थे, पूरा नई जनरेशन नहीं जुड़ पा रहे हैं। निश्चित रूप से जो कई सालों से काम करते आ रहे हैं उनके हाथ में वो सफाई भी आ जाती है, तो अवार्ड उन्हीं को मिलता है। लेकिन मुझे यकीन है इनके घरों में यूथ भी जुड़े हुए होंगे, युवा पीढ़ी भी जुड़ी हुई होगी। और आपके माध्यम से अब इतने सारे कैमरे मुझे दिख रहे हैं, इतने सारे कैमरों से हजारों लाखों घरों में जब ये प्रोडक्ट जाएगा, इसकी कहानी जाएगी। और मान के चलिए कि यूरोप और अमेरिका के अंदर हाथ से बने हुए की कमाई दुगना तिगुना हो जाती है। तो आने वाले युग समय के अंदर ये बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही प्रेशियस होगा जो हाथ से बना हुआ होगा। 70% ग्रामीण महिलाएं हाथ से जुड़ी हैं, जो वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के तौर पे भी कैसे कार्य करती हैं? अपने आप में ये एक परिवार के लिए कमाई का एक दूसरा साधन है, जहां मातृशक्ति घर बैठे इन डिज़ाइंस के साथ प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। मार्केटिंग करने के लिए जैसे मैंने कहा, सरकार ने, भारत सरकार ने ONDC का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा विभाग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार न केवल इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, जैसे प्रधानमंत्री जी का मैंने उदाहरण दिया, वैसे ही राज्य सरकार इस तरह के डिज़ाइंस, प्रोटोटाइप बनाकर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करके उनको बनाने का एक अवसर भी देती है, ताकि वो फिर अपनी मार्केटिंग खुद आगे कर पाएँ। आज ही मैं चर्चा भी कर रहा था अपने ACS इंडस्ट्री से, शिखर जी के साथ, कि हम कुछ राजस्थान के जो डिज़ाइनर्स हैं और जो नेशनल लेवल के डिज़ाइनर्स हैं उनसे भी बात करें कि वो यहाँ पर आकर इन प्रोडक्ट्स को देख सकें, तो ज़रूर देखें। जैसे मैंने आपको कहा था, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स भारत के बुनकरों के साथ और अब डी के पहाड़ी से खबर है, जहां पहाड़ी उपखंड में लगातार मूसलाधार बारिश, जलस्तर बढ़ने पर आम जनता की चिंता बढ़ गई है। पहाड़ी थाने के मालखाने तक पानी पहुंच चुका है। प्रशासन पानी निकासी की व्यवस्था में जुटा हुआ है। डी के पहाड़ी से खबर है, जहां पहाड़ी में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जलस्तर बढ़ने पर आमजन की टेंशन यहां पर बढ़ गई है। जगह जगह जलभराव हो गया है। पहाड़ी थाने के मालखाने तक बारिश का पानी पहुंच चुका है, जहां परेशानी हो रही है और प्रशासन लगातार पानी निकासी की व्यवस्था में यहां पर जुटा हुआ है। तो पहाड़ी उपखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। पहाड़ी थाने के मालखाने में बरसात का पानी पहुंच चुका है और जलभराव की स्थिति यहां पर हो गई है, जिससे परेशानी हो रही है। इसी के साथ प्रशासन अब पानी की निकासी की व्यवस्था में जुट गया है। लगातार पानी की निकासी यहां पर की जा रही है। तो डी के पहाड़ी से खबर, जहां पहाड़ी में बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश यहां पर हुई है। तो तस्वीरें आप देखिए, जयपुर में अच्छी बारिश हुई, माउंट आबू में मौसम सुहावना हो गया और डी के पहाड़ी में जलभराव की स्थिति हो गई है। फतेहपुर शेखावाटी में बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है। श्री माधोपुर सीकर में अच्छी बारिश हुई है, तो वहीं भरतपुर में भी अच्छी बारिश देखी गई है। प्रशासन की तैयारी पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद है। राजधानी जयपुर में देर रात से बारिश का दौर जारी है, जहाँ अच्छी बारिश हो रही है और माउंट आबू में कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम सुहावना हो गया है। तो डी के पहाड़ी में भी मूसलाधार बारिश हुई, जहाँ जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। थाने के मालखाने में पानी पहुंच चुका है और इसी के साथ श्री माधोपुर सीकर, फतेहपुर शेखावाटी, भरतपुर में भी अच्छी बारिश देखी गई है। और अब जयपुर से खबर है, आज कैबिनेट मीटिंग से युवाओं को 3 बड़े फैसलों की उम्मीद है। युवाओं को भजलाल कैबिनेट बैठक से खास उम्मीद है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सरकार को सुझाव दिए गए थे। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में वेटिंग नियम को लेकर युवाओं को उम्मीद है। ग्रेड पे 4200 तक की नौकरियों से इंटरव्यू खत्म करने को लेकर भी
चर्चा। राजस्थान में इसको लागू करने की भी उम्मीद जताई जा रही है। चिकित्सा विभाग की भर्तियों से जुड़े मुद्दे पर भी पिछले दिनों ज्ञापन देने का दौर चला था और ऐसे में भर्तियों को लिखित माध्यम से करवाने को लेकर भी कुछ सकारात्मक इस बैठक में हो सकता है। आगामी समय में होने हैं पंचायत निकाय चुनाव। आचार संहिता से पहले प्रदेश हित में बड़े फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है। तो राजस्थान में युवाओं को कैबिनेट की बैठक से काफी उम्मीदें हैं। चिकित्सा विभाग की भर्तियों से जुड़े मुद्दे पर भी पिछले दिनों से ज्ञापन देने का दौर चला था और इस पर भी सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। चिकित्सा विभाग की भर्तियों से जुड़े मुद्दों पर भी ज्ञापन दिए गए थे और ऐसे में आज कैबिनेट की बैठक है जिससे युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। तो आगामी समय में पंचायत निकाय चुनाव होने हैं और आचार संहिता से पहले प्रदेश में हित में बड़े फैसलों पर मुहर लगने की आज उम्मीद जताई जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। कुणाल, आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट मीटिंग से युवाओं को 3 बड़े फैसलों की उम्मीद है। कैबिनेट की बैठक से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि पिछले दिनों युवाओं से संबंधित 3 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को ज्ञापन दिया। मंत्रियों से मिले गए युवा और मंत्रियों ने सकारात्मक जो आश्वासन है वो इनको लेकर दिया, जिसमें चतुर्श्रेणी वेटिंग नियम को लेकर जो है सरकार ने लागू किया है कि 1 साल तक वेटिंग जो है निकाली जाएगी। 4th ग्रेड भर्ती में इसको लागू करने के लिए जो कानूनी दावपेच अटक रहे हैं उसका समाधान जो है कैबिनेट की बैठक में आज किया जा सकता है। इसके अलावा जो चिकित्सा विभाग की भर्ती होती है उसमें जो ऑफिसर होते हैं उनको बोनस अंक के आधार पर जो है भर्ती किया जाता है। ऐसे में लंबे समय से मांग चल रही थी कि पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसको लिखित माध्यम से करवाया जाए। तो चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लिखित माध्यम से करवाने को लेकर महत्वपूर्ण फैसले की उम्मीद जो है युवा जता रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर पूर्व में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जो है युवाओं ने मुलाकात की थी, उनके द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया था। और तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ग्रेड पे 4200 तक की जो नौकरियां हैं उनसे इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों ज्ञापन युवाओं के द्वारा दिया गया था, युवा मिले थे, क्योंकि मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी निर्णय जो है पहले वर्ष के दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने लिया था, जिसको राजस्थान में लागू करने की मांग की जा रही थी। और इसको लेकर भी सकारात्मक जो निर्णय है वो कैबिनेट की बैठक में दिख सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी है। इस बैठक से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। राजस्थान में युवाओं को कैबिनेट बैठक से खास उम्मीदें हैं। भरतपुर से खबर है, जहां सुजान नगर नहर में एक युवक के डूबने की सूचना। नहर के किथर गेट एरिया का ये पूरा मामला है। मथुरा गिर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। नहर से शव को निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अज्ञात युवक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है, तो लगातार युवक को नहर से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है। नहर के केथन गेट एरिया का ये पूरा मामला है, जहां युवक की डूबने की सूचना सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक को नहर से बाहर निकालने का प्रयास जारी है। शव को निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां आज से शुरू होगा स्क्यू न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट 2026 का 10वां संस्करण। होटल क्लार्क आमेर में 7 और 8 अगस्त को देश के बड़े एजुकेशनल फेस्टिवल का आयोजन होगा। दिव्यांग समावेशन पर केंद्रित भारत का पहला एजुकेशन समिट एबल रहेगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। भारत और विदेश के 500 से अधिक शिक्षक, प्राचार्य और स्कूल लीडर्स इसमें शामिल होंगे। उदयपुर के डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ मुख्य वक्तव्य, पद्मश्री जावेद अहमद टाक, प्रियंका अग्रवाल और पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन साझा करेंगे अपना अनुभव। फेस्ट में शिक्षा व्यवस्था को दिव्यांगजनों के लिए अधिक समावेशी बनाने पर मंथन होगा। एबल फ्रेमवर्क का अनावरण होगा। स्कूलों को समावेशी शिक्षा के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। स्कूल न्यूज ग्लोबल एजुकेशन अवार्ड्स 2026 में शिक्षा क्षेत्र की प्रतिभाओं का सम्मान होगा। समावेशी फैशन शो और पैरा क्रिकेट मैच भी
फेस्ट का विशेष आकर्षण रहने वाला है। जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान अनसंग स्टार्स ट्रस्ट की ओर से 16 सरकारी विद्यालयों में 2 दिवसीय निःशुल्क चश्मा वितरण शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। इस अभियान के तहत 100 से अधिक जरूरतमंद छात्राओं को निःशुल्क दृष्टि चश्मे उपलब्ध कराए गए हैं। कार्यक्रम का आयोजन राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय और मारवाड़ी समाज सम्मेलन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांगानेर में किया गया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की अर्बन टीमों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने छात्राओं की आंखों की जांच कर उनके लिए सही पावर के चश्मे तैयार किए हैं। अभियान का उद्देश्य कमजोर दृष्टि के कारण पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को दूर करना और छात्राओं के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार लाना है। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर रवि शेखावत सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, राजस्थान अनसंग स्टार्स ट्रस्ट की संस्थापिका भाग्यश्री सैनी, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।